हेलो एवरीवन। इतिहास की हमारी पिछली कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे कि भारत में गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जा चुका था और इसके पीछे के रीजंस भी हम डिस्कस कर चुके थे। भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले कि हम भारत छोड़ो आंदोलन के बाद आगे 1944, 45, 46 और 47 में होने वाले महत्वपूर्ण घटनाओं की तरफ मूव करें, हमें थोड़ा सा रिवर्स चल करके कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो कि एक सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए हमें ज़रूरी है। और 1942 तक तो हम पढ़ चुके थे, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे चर्चा किया था कि इतिहास में कई सारी घटनाएं जो है वो पैरेलली चल रही होती हैं और कई बार हम किसी एक इवेंट को लेकर के और उसके साथ जुड़े हुए सीक्वेंस वाले इवेंट को कंटिन्यू करते चले जाते हैं। ऐसी ही एक चर्चा हमारी शुरू हुई थी कांग्रेस के अधिवेशन को लेकर के। कांग्रेस के अधिवेशनों की जब हम चर्चा कर रहे थे तो मैंने बताया था कि 1938 में एक अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था याद कीजिएगा। 1938 का अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में। ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा कहाँ पर है? ये गुजरात में है। ठीक है, तो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था और यहाँ पे अध्यक्ष किसको बनाया गया था? कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सुभाष चंद्र बोस। इतनी चर्चा हम कर चुके थे। इसके बाद की एक मीटिंग हुई थी 1939 में। कांग्रेस का नेक्स्ट जो अधिवेशन था ये हुआ था त्रिपुरी में। ठीक है, त्रिपुरी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक, तो हम त्रिपुरी के अधिवेशन की भी चर्चा कर चुके थे। त्रिपुरी अधिवेशन की भी अध्यक्षता के लिए किसको चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस को। और यहीं पे एक कॉन्फ्लिक्ट या एक विवाद पैदा हुआ था जिसकी चर्चा भी हम कर चुके थे। मैंने बताया था कि कांग्रेस जो है वो नरम दल और गरम दल नाम से दो विचारधाराओं में बटा हुआ था। कांग्रेस की इसी वैचारिक मतभेद की वजह से अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर के हमेशा विवाद की स्थिति बनी रहती थी। ये तय करना मुश्किल होता था कि नरम दल का कोई नेता अध्यक्षता करे या गरम दल का नेता अध्यक्षता करे। ठीक है, कांग्रेस क्योंकि एक नरमवादी विचारधारा की एक कह सकते हैं कि वहाँ पे इस विचार को रखने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा थी। इसीलिए कांग्रेस के सदस्य चाहते थे कि नरम दल का कोई नेता ही कांग्रेस का अध्यक्षता करे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1938 के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जी को अध्यक्षता मिल जाती है और 1939 में इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे अध्यक्ष के चुनाव के लिए वोटिंग का प्रपोजल रखा जाता है। और जब वोट किया जाता है तो वोटिंग के प्रोसेस में भी सुभाष चंद्र बोस जी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं और इनको अध्यक्षता मिल जाती है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के जस्ट अपोजिशन में गांधी जी के एक उम्मीदवार खड़े हुए थे। इनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, और क्योंकि पट्टाभी सीतारमैया सुभाष चंद्र बोस जी से हार जाते हैं तो गांधी जी कहते हैं कि पट्टाभी या सीतारमैया की हार मेरी हार है। गांधी जी इसको अपने ऊपर लेकर के कहते हैं कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है। और इस चीज़ से सुभाष चंद्र बोस नाराज़ इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि गांधी जी शायद उनका समर्थन नहीं कर पाएंगे। आगे जब भी कोई निर्णय लेना होगा तो गांधी जी उनके किसी भी निर्णय का समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि वो गांधी जी की प्राथमिकता वाले उम्मीदवार थे ही नहीं। गांधी जी किसी और को उम्मीदवार रखे हुए थे, लेकिन गलती से सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। तो उन्होंने एक नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, गांधी जी का सम्मान करते हुए अपने अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, 1939 के अधिवेशन में हालांकि सुभाष चंद्र बोस जी को अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन इन्होंने अपनी अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया। और इसके बाद में सीतारमैया जी तो हार चुके थे, सुभाष चंद्र बोस त्यागपत्र दे चुके थे, तो अब कांग्रेस की अध्यक्षता कौन करे? तो यहाँ पे अध्यक्षता का दायित्व दिया गया राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, मतलब नए अध्यक्ष यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी बनते हैं। राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे नए अध्यक्ष बने। ठीक है, और यहीं से हमने 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के बाद में कुछ चीज़ें हैं जो कि इस अधिवेशन के बाद भाई यहाँ पे अगर सुभाष चंद्र बोस जी त्यागपत्र दे चुके हैं तो उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी आगे चल करके और किस चीज़
किस प्रकार की गतिविधियों में पार्टिसिपेट करते हैं, ये देखना ज़रूरी था। ठीक है, और यहीं से हमने इतिहास का एक पहलू मिस कर दिया था या स्किप कर दिया था कुछ समय के लिए। हमने सीधा वहाँ से स्टार्ट किस चीज़ के बारे में किया था, 1939 के अधिवेशन के बाद में हमने कह सकते हैं कि पाकिस्तान की मांग के बारे में चर्चा किया था। ठीक है, 1940 में जो पाकिस्तान की मांग उठने लगी थी, और उसके बाद में हमने अगस्त प्रस्ताव की चर्चा किया था, क्रिप्स मिशन की चर्चा किया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह की चर्चा किया था। तो इस तरफ हमारा पूरा का पूरा जो फोकस है वो मूव हो गया था। लेकिन हम थोड़ा सा पीछे चल करके और 1939 के अधिवेशन के बाद में सुभाष चंद्र बोस किस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त रहे, इसके बारे में हमें थोड़ा सा देखना है। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार सुभाष चंद्र बोस जी ने त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस से अलग होकर के एक नए दल की स्थापना किया, फिर किस तरीके से इन्होंने भारत की आज़ादी में योगदान दिया है। ठीक है, तो 1939 में इन्होंने कांग्रेस से अलग होकर के एक नई संस्था का गठन किया, इसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस से अलग होकर के एक नई संस्था गठन किया, इसका नाम क्या था, फॉरवर्ड ब्लॉक। ये सारे कीवर्ड महत्वपूर्ण हैं। पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई, किसके द्वारा की गई और किस अधिवेशन के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के बाद में इसकी स्थापना हुई थी, किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ठीक है, अब जैसे कि हम चर्चा कर चुके हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी गर्मपंथी विचारधारा के व्यक्ति थे, और यहीं पे 1940 में 1940 में अलग अलग रीजंस की वजह से, अलग अलग कारण बता करके सुभाष चंद्र बोस जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है अंग्रेजों के द्वारा कि सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो हिंसक विद्रोह को भड़का रहे हैं, और ये आरोप लगा करके उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी को कैद कर लिया था। सुभाष चंद्र बोस जी को इनको जेल में डाल दिया गया। ठीक है, क्या क्या आरोप लगाया गया इनके ऊपर, ये कहा गया कि सुभाष चंद्र बोस हिंसक गतिविधियों को बढ़ाने में, विद्रोह भड़काने में संलिप्त हैं। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, ये आरोप लगा करके 1940 में कांग्रेस से अलग होने के बाद और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने के बाद में इनको जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, लेकिन इन्होंने 1940 के जेल में कैद के दौरान क्या किया, इन्होंने भूख हड़ताल पे वहाँ पे जेल में इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर लिया। ठीक है, जेल में ही इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर लिया, और इसी वजह से, भूख हड़ताल करने की वजह से, क्योंकि अब इनको जेल में रखने के लिए जो पर्याप्त सबूत तो कुछ थे नहीं। ठीक है, इनको अलग मतलब ब्रिटिशर्स ने या अंग्रेजी सेना ने इनको अपने मन मर्जी से डिटेन करके रखा हुआ था, लेकिन भूख हड़ताल करने की वजह से फिर इनको निकाल करके, जेल से निकाल करके इन्हीं के घर में ही नज़रबंद कर दिया जाता है। ठीक है, इनको अपने घर में नज़रबंद, मतलब ये किसी से मिलजुल नहीं सकते थे, अपने घर, जेल में कैद न होकर के ये अपने घर में ही पुलिस के द्वारा कैद कर लिए गए हैं, ये मान सकते हैं। ठीक है, और इनको कहाँ रखा गया था, इनको कलकत्ता में ही अपने घर में रखा गया था। ठीक, लेकिन 1940 की घटना है, इनको कैद किया जाना। 1941 में 1949 का समय है, ये अपने घर से भाग जाते हैं। ठीक है, अपना हुलिया बदल करके, भेष बदल करके ये अपने घर से फरार। ठीक है, मतलब पुलिस की नज़र से बच करके अपने घर से फरार हो गए थे। क्यों? क्योंकि घर में इनको डिटेन करके रखा गया था, नज़रबंद करके रखा गया था, तो घर से फरार हो जाते हैं और भारत से निकल करके अफ़गानिस्तान, इटली और ये सब देश को कवर करते हुए ये कहाँ जाते हैं, हिटलर से मिलने। ठीक है, अपने घर से निकल करके ये शुरू में तो पहले इंडिया से सबसे नज़दीकी देश पड़ेगा इनको, उस समय तो पाकिस्तान अलग, मतलब पाकिस्तान तो भारत का हिस्सा था, तो ये सबसे पहले जाते हैं अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान से फिर ये आपका इटली चले जाते हैं,
अफगानिस्तान चले जाते हैं, वहाँ से फिर इटली चले जाते हैं, और इटली से होकर के फिर ये जर्मनी चले जाते हैं। ठीक है, उस समय जर्मनी में तानाशाह किसका शासन था? हिटलर का शासन था। ठीक है, कौन से तानाशाह का शासन था? हिटलर। तो यहाँ पे जर्मनी में जाकर के हिटलर से मुलाकात करते हैं, हिटलर से मिले। ठीक है, तो जर्मनी जाकर के हिटलर से मिलते हैं, और हिटलर ने ही इनको नेता की उपाधि दी थी। ठीक है, हिटलर ने ही इन्हें नेता की उपाधि। ठीक, तो हिटलर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, इनका एक्चुअल में नाम था सुभाष चंद्र बोस, इनको हम जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानते हैं, ये नेता की उपाधि किसने दी थी? हिटलर ने। ठीक है, और बदले में सुभाष चंद्र बोस जी ने हिटलर को फ्यूरर कहकर पुकारा था। ठीक है, हिटलर को फ्यूरर कहकर संबोधित किया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। दोनों ने एक दूसरे को एक एक उपाधि से सम्मानित किया। हिटलर को फ्यूरर कहा गया और सुभाष चंद्र बोस जी को नेता कहकर सम्मानित किया गया। ठीक है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेता किसने कहा था? हिटलर ने। किस वर्ष ये उपाधि दी गई? 1941 में। ठीक है, और यहाँ पे जर्मनी में ही एक जगह है बर्लिन। ठीक, जर्मनी में ही एक जगह है बर्लिन में बोस जी ने एक संस्था का गठन किया जिसका नाम था इंडियन लीग की स्थापना। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने हिटलर से मिल करके उन्हें फ्यूरर की उपाधि दिया, और फ्यूरर का मतलब है वर्ल्ड लीडर। ठीक है, विश्व का नेता। ठीक, और हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस जी को नेता कहा, तो हिटलर को सुभाष चंद्र बोस जी ने फ्यूरर या विश्व का नेता कहकर सम्मानित किया। ठीक, और यहीं पे बर्लिन में हमारे जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, इन्होंने इंडियन लीग की स्थापना की। इंडियन लीग क्या है? जैसा कि बहुत सारी संस्थाएं जो देश को आज़ाद कराने के लिए प्रयासरत थे, उन्हीं में से ही एक संस्था का गठन किया गया था जिसका नाम था इंडियन लीग। इंडियन लीग का गठन किसके द्वारा किया गया? 1941 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ठीक, अब यहीं पे आगे चल करके इसी इंडियन लीग का नाम बदल करके रख दिया जाता है क्या? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। एक्चुअल में ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग था, इसका गठन 1928 के आसपास हो चुका था। बाद में इसका नाम बदल करके ही बर्लिन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसका नाम इंडियन लीग रखा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक पुरानी डेट या पुराना इवेंट नोट कर देता हूँ। 1928 में एक संस्था का गठन किया गया था, इसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। ठीक, 1928 में इसका गठन किया गया था, और 1941 में बर्लिन कहाँ पे है? जर्मनी में। ठीक है, इस लीग का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इंडियन लीग। ठीक, और यही जो इंडियन लीग था आगे चल करके एक नई संस्था के रूप में गठित होता है। ठीक, जिसको कि हम आगे देखने वाले हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे पहले व्यक्ति थे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन करने वाले व्यक्ति थे, इनका नाम क्या है? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने 1928 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया, और इसी लीग को कन्वर्ट करके सुभाष चंद्र बोस जी ने 1941 में इंडियन लीग की स्थापना किया। ठीक, अब 1941 तक की चर्चा कर चुके हैं। 1942 में 1942 में यहाँ पे एक नई संस्था का गठन किया जाता है, इसका नाम था
इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, यही रास बिहारी बोस हैं जिन्होंने 1942 में एक नई संस्था का गठन किया। इसका नाम क्या था? इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कब किया गया? 1942 में। किसके द्वारा किया गया? इसका गठन किया था रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने ही INA इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। लेकिन ये किसके विचारों से प्रभावित थे? इसका मतलब है कि इंडियन नेशनल आर्मी के गठन का विचार या सजेशन सबसे पहले किसने दिया था? तो यहीं पे अब हम 2-3 फैक्ट, जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले INA का आइडिया, INA मतलब इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक, INA इसका सबसे पहले विचार किसने रखा था? विचार या आइडिया, इसका आइडिया सबसे पहले किसने दिया था? आइडिया देने वाले व्यक्ति का नाम है कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह के विचारों से प्रभावित होकर के INA का गठन किसने किया? इसका गठन करने वाले व्यक्ति का नाम था क्या? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। और आगे चल करके सुभाष चंद्र बोस को इसका अध्यक्ष चुन लिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि INA का वास्तविक संस्थापक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो ये तीनों महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, इनको याद रखना है, शब्दों पर ध्यान देना है कि शब्द के अनुसार प्रश्न में क्या पूछा गया है। क्या विचार पूछा गया है, या गठन किसके द्वारा किया गया पूछा है, या वास्तविक संस्थापक पूछा गया है। तीनों में ही हमारे आंसर अलग अलग होंगे, ये आंसर हमको याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद में INA का गठन हो गया 1942 में रास बिहारी बोस जी के द्वारा, और बाद में आगे चल करके सुभाष चंद्र बोस जी को इसका अध्यक्ष चुन लिया जाता है। ठीक, अब यहीं पे 1943 में, ठीक, 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी का एक बार फिर से पुनर्गठन होता है। पुनर्गठन का मतलब है कि पहले ये एक सैन्य टुकड़ी के रूप में काम कर रही थी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी ने इसमें कई सारे अलग अलग ब्रिगेड बना दिए, और ये ब्रिगेड के नाम महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल आर्मी में इनमें से किस नाम से कोई ब्रिगेड था या नहीं था करके। ठीक है, तो नेक्स्ट जो प्रमुख घटना है ये है जुलाई 1943 के, जुलाई 1943। वास्तविक संस्थापक के रूप में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो INA इंडियन नेशनल आर्मी जो बनाया गया था, इसमें कुछ चेंजेस होते हैं। ठीक है, और चेंजेस कहाँ पे किए गए थे? तो सिंगापुर में। ठीक है, सिंगापुर में ये सारे चेंजेस होते हैं। सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस इसमें क्या करते हैं? इस पूरे एक बटालियन को या पूरी एक टुकड़ी को अलग अलग पार्ट में तोड़ करके या छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके इनका अलग नामकरण करते हैं। ठीक है, और इनको कहा जाता है ब्रिगेड। ठीक, ये जो पूरी सैन्य टुकड़ी थी, एक पूरी सैन्य टुकड़ी में से इन्होंने 5 अलग अलग ब्रिगेड बनाए, 5 अलग समूह बनाए जिसको कि ब्रिगेड कहा गया। 5 अलग समूह जिसको कि ब्रिगेड कहा गया। ठीक, और ये जो ब्रिगेड हैं इन्होंने देश के कुछ प्रमुख लोग, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम पर इनका नाम रखा। जैसे कि एक का नाम था महात्मा गांधी ब्रिगेड। ठीक है, एक सैन्य टुकड़ी का नाम इन्होंने क्या रखा था? महात्मा गांधी ब्रिगेड। महात्मा गांधी ब्रिगेड। ठीक है,
दूसरे ग्रुप का इन्होंने नाम रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड, पंडित जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड। तीसरी एक संस्था का नाम इन्होंने रखा था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ब्रिगेड, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ब्रिगेड, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ब्रिगेड। चौथी सैन्य टुकड़ी का नाम इन्होंने रखा था सुभाष ब्रिगेड, ठीक है, अपने नाम पर सुभाष ब्रिगेड। और लास्ट पांचवी ब्रिगेड का नाम इन्होंने रखा था महारानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, ठीक है, महारानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट या लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। ये एक सैन्य टुकड़ी, महिला सैन्य टुकड़ी थी, महारानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड, ठीक। और इस ब्रिगेड के क्योंकि ये एक महिलाओं से संबंधित एक सैन्य टुकड़ी थी, इसमें इस ग्रुप के सारे जो व्यक्ति थे, जो सभी के सभी सैन्य कर्मचारी थे, वो सभी महिलाएं थी। और इस ग्रुप का नेतृत्व किसको दिया गया था? इसका नेतृत्व दिया गया था कैप्टन लक्ष्मी सहगल को, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, ठीक है। इनको लीडर बनाया गया था लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का या लक्ष्मीबाई ब्रिगेड का, ठीक है। तो लक्ष्मीबाई ब्रिगेड का नेतृत्व कौन कर रही थी? कैप्टन लक्ष्मी सहगल। इसके बाद में यही जो संस्था थी, ठीक है, कौन सी? INA, इसी के नेतृत्व में, या यूं कहें कि इनको अपना कह सकते हैं कि सेना मान करके, और सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर में ही एक पूरी की पूरी पैरेलल गवर्नमेंट स्थापित कर दी थी। भारत में एक तरफ जहाँ पे ब्रिटिश सरकार शासन कर रही थी, दूसरी तरफ भारत के लिए ही इन्होंने क्या किया, एक नई सरकार का गठन कर दिया था। इसका नाम क्या था? आज़ाद हिंद सरकार। 1943 में सिंगापुर में बोस जी के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा क्या किया गया? एक समानांतर सरकार या पैरेलल गवर्नमेंट का स्थापना किया गया। इसका नाम था आज़ाद हिंद सरकार, आज़ाद हिंद सरकार। इनकी मंशा ये थी कि देश से दूर रह करके भी देश की आज़ादी के लिए कार्य किया जाए, प्रयास किया जाए, ठीक है। और 1944 में इन्होंने देश के जनता को जागरूक करने के लिए एक रेडियो कार्यक्रम का संचालन प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। 1944 में बोस ने क्या किया था? सिंगापुर से ही रेडियो का संचालन शुरू कर दिया था। सिंगापुर से ही बोस जी ने रेडियो का संचालन शुरू कर दिया था। रेडियो पर ये अपने विचार लोगों तक पहुंचाते थे, रेडियो संचालन, ठीक है। आज के जैसा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम तो नहीं था जहाँ पे एक क्लिक से ही सभी लोगों तक मैसेज पहुँच जाए, ठीक। तो यहाँ पे इन्होंने रेडियो का संचालन कब शुरू किया था? 1944 में। उसके बाद में इन्होंने कुछ नारे भी दिए, ठीक। 1944 में ही इन्होंने कुछ नारे भी दिए, जिसमें से एक नारा बहुत प्रसिद्ध है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये कथन किसका था? ये कथन था सुभाष चंद्र बोस जी का। कब इन्होंने कहा था? 1944 में, 1944 में, ठीक है। और यहीं पे इन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर सम्मानित किया था। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर सम्मानित किया था 1944 में ही, 1944 में ही इन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, ठीक है। और इसके बाद में इन्होंने कुछ लोकेशंस, जैसे कि अंडमान आइलैंड ग्रुप में एक जगह है अंडमान द्वीप, अंडमान द्वीप का नाम चेंज करके इन्होंने रख दिया था शहीद द्वीप। अंडमान द्वीप का इन्होंने नाम चेंज कर दिया था और रखा था शहीद द्वीप।
और दूसरा है निकोबार आइलैंड ग्रुप का इन्होंने नाम क्या रख दिया था, निकोबार आइलैंड का नाम रखा था स्वराज्य द्वीप, स्वराज्य द्वीप। निकोबार को इन्होंने क्या नाम दिया था, स्वराज्य द्वीप, स्वराज्य द्वीप। ठीक, तो 1944 में इन्होंने सिंगापुर से ही रेडियो का संचालन प्रारंभ किया था, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों में आज़ादी की भावनाएं भरने के लिए, और किसी भी कह सकते हैं कि आंदोलन की स्थिति में सभी लोग एक साथ अपने घर से निकलें, ये चीज़ इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक, इसके अलावा कुछ प्रमुख कथन है इनके द्वारा कहे गए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। साथ ही इन्होंने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि से सम्मानित किया था। साथ ही इन्होंने कुछ आइलैंड कंट्रीज़ के भारत के जो आइलैंड हैं उनके नाम चेंज करके भारतीय लोगों के नाम पर या भारत की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कुछ शब्दों को इन्होंने वहाँ पर उपयोग किया था। जैसे कि अंडमान द्वीप का नाम बदल करके इन्होंने रख दिया था शहीद द्वीप, और निकोबार आइलैंड ग्रुप का नाम इन्होंने चेंज करके उसको क्या नाम दिया, स्वराज्य द्वीप। ठीक है, नेक्स्ट, जब ये क्या कर रहे थे सिंगापुर में, ये सारा का सारा रेडियो संचालन या भारत की आज़ादी के लिए प्रयास कर रहे, ठीक है, जब ये प्रयास कर रहे थे उसी समय इन्होंने जापानी सेना के साथ मिल करके भारत पर आक्रमण करने का प्रोग्राम बनाया हुआ था। ठीक, तो इन्होंने 1945 में जापान की सेना के साथ मिलकर के भारत में आक्रमण कर दिया था। अब ये आक्रमण किसके खिलाफ किया था, ठीक है, तो इन्होंने जापानी सेना के साथ मिलकर, जापानी सेना प्लस इंडियन नेशनल आर्मी, इन्होंने मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध, भारत में अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ कर दिया। ठीक है, भारत में। और भारत पहुंचने के लिए इनके पास सबसे सूटेबल या सबसे अच्छा रास्ता कौन सा था, तो नॉर्थ ईस्ट या पूर्वोत्तर की तरफ से इन्होंने अटैक करना शुरू किया था। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि सुभाष चंद्र बोस जी पहले अभी सिंगापुर में थे, फिर वहाँ से जापान चले जाते हैं और जापान में जा कर के वहाँ के जो प्रिजनर्स होते हैं, जो इंडियन प्रिजनर्स होते हैं, उनको वहाँ से छुड़ा करके और सभी को अपने दल में इकट्ठा करते हैं, सभी को ट्रेनिंग देते हैं, और उसके बाद में ये भारत में नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, ठीक है, पूर्वोत्तर की तरफ से भारत में आक्रमण करना, एंट्री करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे ये कहाँ तक पहुँच गए थे, असम तक पहुँच गए थे। ठीक है, असम तक ये पहुँच चुके थे। आप कह सकते हैं कि इन्होंने शुरुआत किया होगा कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश और साथ ही मणिपुर, नागालैंड, उस तरफ से शुरू करके, असल में एक्चुअली में शुरुआत इनकी म्यांमार या बर्मा की तरफ से हुई थी। ठीक है, तो बर्मा कंप्लीट करने के बाद में भारत के बॉर्डर में एंटर करते हैं, कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम से, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मिज़ोरम, इस तरफ से भारत में एंटर करते हैं। और उसके बाद में 1945 में क्या होता है, अमेरिका ने जापान पर कुछ बम गिरा दिए थे। ठीक है, अगस्त का समय था, जापान पे जैसे ही बम गिराए जाते हैं, जापान ने वहाँ पे सरेंडर कर दिया था। ठीक, तो यहाँ पे शुरुआत में भारत और जापान, भारत की सेना जो कि इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में काम कर रही थी, वहीं जापान की सेना, ये दोनों मिल करके भारत में पूर्वोत्तर की तरफ से आक्रमण करते हैं ताकि यहाँ पे अंग्रेज़ों को हरा करके भगाया जा सके। लेकिन 1945 का ही समय था। कौन कौन सा डेट था, 6 और 9 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 इन्होंने जापान के 2 प्रमुख जगहों पे बम गिरा दिया था। ठीक है, इनका नाम क्या था, हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी, यहाँ पे इन्होंने परमाणु बम गिरा दिए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो जापानी सेना थी उन्होंने सरेंडर कर दिया था यूएसए के सामने। ठीक, अब यूएसए के सामने इन्होंने जैसे ही सरेंडर किया तो भारत में जो इनकी सेना एंटर कर चुकी थी पूर्वोत्तर की तरफ से, उन्होंने भी अंग्रेज़ों के सामने यहाँ पे सरेंडर कर दिया। ठीक, और अंग्रेज़ों के सामने सरेंडर करते ही ये पूरी जो शक्ति थी
जापान और इंडियन नेशनल आर्मी की ये पूरी कमज़ोर पड़ने लग जाती है। और यहीं पे अगस्त 1945 में ही अचानक से विमान दुर्घटना के द्वारा सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगस्त 1945 में ही सुभाष चंद्र बोस इनकी वायु दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, वायुयान दुर्घटना में या विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस जी ने एक जो इतना बड़ा संगठन खड़ा किया था, ये धीरे धीरे विफल होने लगता है और इसमें दरार पड़ने लगती है। आगे चल करके कई सारे ऐसे प्रोविजंस किए गए, कई सारे ऐसे उपाय किए गए जिससे कि जो इंडियन नेशनल आर्मी है वो लंबे समय तक सुभाष चंद्र बोस जी के बिना भी सर्वाइव कर सके, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। ठीक, अब उसके बाद में जैसे मैंने बताया कि आज़ाद हिंद फौज जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, इन्होंने क्या किया था, जापानियों के साथ मिलकर के भारत में आक्रमण करके और भारत को आज़ाद करने का प्रयास किया था। लेकिन जब जापान ही हार गया था अपने देश में परमाणु बम गिराए जाने की वजह से, जब जापान अपने घुटने पर आ गया था तो भारत में जो इंडियन नेशनल आर्मी के जो जवान थे उनको भी सरेंडर करना पड़ा। और उसके बाद में इनके ऊपर एक मुकदमा चलाया जाता है जिसको कहा जाता है आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा चलाया जाता है। इनके ऊपर केस चलाया जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने भारतीय होने के बावजूद भारत में ही विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के भारत पर कब्जा करने का प्रयास किया था, इसीलिए इन पर मुकदमा चलाया जाता है। और ये मुकदमा कहाँ पे चलाया जाता है? अच्छा, ये जो मुकदमा है नवंबर 1945 में चलाया जाता है। नवंबर 1945 में ये मुकदमा चलाया जाता है। और कहाँ चलाया जाता है? लाल किला में। लाल किला कहाँ पे है बताएंगे? लाल किला दिल्ली में है। दिल्ली में ही यहीं आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा चलाया गया था। ठीक, इनका उद्देश्य क्या था? इनका जो मुकदमा चलाया गया था उसमें जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की पैरवी की थी, उनका उद्देश्य था कि आज़ाद हिंद फौज पर जो कह सकते हैं कि एलिगेशंस, जो आरोप लगाए गए हैं, उनको खारिज करके और आज़ाद हिंद फौज के जो सभी सेना के जो लोग थे उनको मुक्त करवाया जा सके। ठीक है, तो आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे से संबंधित ये प्रमुख चीज़ें थी। हमने आज क्या क्या देखा? आज हमने देखा है कि भारत में किस तरीके से गरम दल के जो नेता थे, जिनमें सबसे प्रमुख नाम हम पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र बोस जी का। ठीक, तो कैसे कांग्रेस के अधिवेशन से निकल करके इन्होंने अलग कुछ संस्थाओं का गठन किया। उसी में से एक संस्था था फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक के बाद में 1940 के आसपास के इनको जेल में बंद कर दिया गया था क्योंकि ये भारत में हिंसक गतिविधियों में संलिप्त थे। उसके बाद 1941 में ये जेल से फरार होकर के, या कह सकते हैं कि अपने घर से फरार होकर के विदेश चले जाते हैं। विदेश जाकर के ये किन से मिलते हैं? उस समय जर्मनी के व्यक्ति जिनको कि हम हिटलर के नाम से जानते हैं। हिटलर से मुलाकात करने के बाद में उनको फ्यूरर की उपाधि देते हैं और हिटलर जो है वो इनको नेता की उपाधि दे करके सम्मानित करते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे को मित्रवत ट्रीट करते हैं, फ्रेंड्स के जैसे ट्रीट करते हैं। उसके बाद में हमारे सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने जर्मनी का एक शहर है बर्लिन में इन्होंने इंडियन लीग की स्थापना किया। ये इंडियन लीग किसका बदला हुआ स्वरूप था? तो 1928 में एक संगठन बनाया गया था, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, उसी का बदला हुआ स्वरूप था इंडियन लीग। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक थे रासबिहारी बोस, और इंडियन नेशनल आर्मी इसके भी संस्थापक होते हैं रासबिहारी बोस। ठीक है, इंडियन लीग के बाद में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया जाता है। एक्चुअली में ये गठन जब किया जाता है तो उस समय इसका आइडिया लाया गया था कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा, और ये जो इस विचार के आधार पर इसका सबसे पहले गठन किसने किया था? रासबिहारी बोस ने। ठीक है, रासबिहारी बोस ने सबसे पहले इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। लेकिन इसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में गठित करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी को।
ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी ने इसको वास्तविक रूप से या एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर के रूप में इसका गठन किया था। और उसके बाद में 1943 में सिंगापुर चले जाते हैं। सिंगापुर जा कर के ये रेडियो पे कुछ संदेश देश के नाम देते हैं और साथ ही अलग अलग 5 एक जो इनके पास जो सैन्य टुकड़ी थी उनको 5 अलग अलग नाम दे करके 5 अलग अलग दायित्व सौंपे जाते हैं। ठीक है, एक का नाम था महात्मा गांधी ब्रिगेड, दूसरे का नाम था जवाहरलाल नेहरू, तीसरे का नाम क्या था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और चौथा था सुभाष चंद्र बोस स्वयं अपने नाम पर, पांचवा है लक्ष्मीबाई जी के नाम पर। ठीक है, और लक्ष्मीबाई वाला जो रेजिमेंट था, जो दल था, वो पूर्णतः महिलाओं से संबंधित था। महिलाएं ही केवल इसमें पार्टिसिपेट कर सकती थी। इस ग्रुप की लीडर बनाई गई थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि सुभाष चंद्र बोस जी 1943-44 के आसपास रेडियो का संचालन करते हैं। रेडियो पर ही इन्होंने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। साथ ही इन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम के शब्द से संबोधित किया था। ठीक, यहीं पे इन्होंने अंडमान निकोबार आइलैंड के 1-2 आइलैंड का नाम चेंज कर दिया। जैसे कि अंडमान आइलैंड का नाम इन्होंने रखा शहीद द्वीप और निकोबार का नाम इन्होंने क्या रखा, स्वराज द्वीप। इसके बाद में जापानी सेना और इंडियन नेशनल आर्मी को मिला करके इन्होंने क्या किया, भारत में अंग्रेज़ों को भगाने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया और भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया से इंडिया में एंटर करना शुरू कर दिए। ये लगभग नॉर्थ ईस्ट पूरा कब जा चुके थे, लेकिन वहीं पे 6 जनवरी और 9 जनवरी के आसपास जापान के हिरोशिमा नागासाकी नाम के 2 प्रमुख शहरों पे आपका USA है, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे परमाणु बम गिरा दिए। परमाणु बम गिराए जाने से जापानी सेना ने पूरी तरीके से घुटने टेक दिए और साथ ही भारतीय सेना को भी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि जापानी सेना के मदद से या उन्हीं के साथ रह करके ये कत्लेआम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही जापानी सेना ने सरेंडर किया, इंडियन नेशनल आर्मी को भी सरेंडर करना पड़ जाता है। और बाद में इनके सरेंडर के कुछ समय बाद में अगस्त 1945 में एक विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक, अब उनकी मृत्यु के बाद इंडियन नेशनल आर्मी कमज़ोर पड़ने लगी थी और ब्रिटिशर्स ने इसको दबाने के लिए पूरी की पूरी सैन्य टुकड़ी पर एक केस ठोक दिया था। ठीक है, इसको हम आज़ाद हिंद फौज मुकदमा के नाम से जानते हैं। और इनकी पैरवी करने के लिए कुछ जो प्रमुख लीडर हैं वो भी सामने आए थे। ये पूरा का पूरा जो केस है वो कहाँ पे चलाया गया था, 1945 में लाल किले में ये केस चलाया गया था। ठीक, और आगे चल करके इनको बहुत कम सज़ा के साथ इनको माफ़ कर दिया जाता है। कुछ लोगों को सज़ा मिलती है जो कुछ विशेष प्रकार के क्राइम्स में संलिप्त थे, अदरवाइज़ ज़्यादातर लोगों को यहाँ पे बरी कर दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमने चर्चा किया किसके बारे में, आज़ाद हिंद फौज के बारे में। आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी के बाद में हमें नेक्स्ट जो जिस टॉपिक पे चर्चा करना है वो क्या है, वो है हमारा एक तो हम चर्चा कर चुके थे किसके बारे में, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। 1942 में समाप्त हो गया था और यहाँ पे हमने अपना जो ट्रैक है उसको चेंज किया थोड़ा सा और हम 1938 से लेकर के 1945 आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा तक कंप्लीट कर चुके हैं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। नेक्स्ट हमको चर्चा करना है भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था। उसके बाद में भारत के विभाजन से संबंधित कई सारे प्रयास होने शुरू हो गए थे, मुस्लिम लीग की तरफ से भी और भारत के कुछ नेता है जो समझौता करवाने का प्रयास कर रहे थे उनके द्वारा भी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा लॉर्ड वेवेल प्लान। तो नेक्स्ट टॉपिक हम वेवेल प्लान के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन वेवेल प्लान जो कि 1945 में आया था, उससे पहले ही भारत के एक प्रमुख लीडर थे कांग्रेस के, इनका नाम है सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी ने आज़ादी के लिए एक प्रपोजल रखा हुआ था। इसी को कहा जाता है सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। ठीक, तो 1944 का एक छोटा सा टॉपिक है, इसको हम कहते हैं सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला ये कब आया था, ये आया था 1944 में। ठीक, इन्होंने इस फॉर्मूले में क्या क्या बातें कही थी या अपने इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें कही थी,
इन्होंने कहा था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग को आपस में समझौता कर लेना चाहिए। ठीक है, इन्होंने किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था? इन्होंने कहा था कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग के समझौते के बारे में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौते के बारे में। सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला जो है वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौते के बारे में था। ठीक, और बाद में आगे चल करके इसी फॉर्मूले के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है। यह कह सकते हैं कि भारत का विभाजन करके एक अलग पाकिस्तान देश इसी फॉर्मूले के तहत बनाया जाता है। ठीक है, भारत का विभाजन इसी फॉर्मूले के तहत हुआ। इन्हीं के जो बताए गए सजेशंस थे, उन सजेशंस को ध्यान में रखकर इन्हीं के फॉर्मूले के तहत हुआ। भारत का विभाजन इसी फॉर्मूले के तहत हुआ। ठीक है, राजगोपालाचारी फॉर्मूले के बारे में यही एक दो पॉइंट है जो कि महत्वपूर्ण है। बस इतना याद रखना है कि राजगोपालाचारी फॉर्मूला कब आया था? 1944 में आया था। और मुख्य रूप से ये किससे संबंधित था? यह संबंधित था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते के बारे में। ठीक, इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे परीक्षा की दृष्टि से, पीएससी और व्यापम के हिसाब से, ये है वेवेल प्लान। ठीक, उस समय वायसराय थे लॉर्ड वेवेल। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है लॉर्ड वेवेल प्लान या वेवेल प्लान या वेवेल योजना। कब आया था? 1945 में, 1945 में आया था वेवेल प्लान। ठीक है, अब ये किस चीज़ के लिए आया था, क्यों आया और कब लाया गया था, इन चीज़ों की हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए, वेवेल प्लान, इस प्लान में एक व्यक्ति का नाम छिपा हुआ है, वेवेल। ये कौन थे? लॉर्ड वेवेल उस समय भारत के वायसराय थे। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि वायसराय लॉर्ड वेवेल के द्वारा यह प्लान सजेस्ट किया गया था। वायसराय लॉर्ड वेवेल के द्वारा यह प्लान सजेस्ट किया गया था, इसीलिए इसको वेवेल प्लान के नाम से जाना जाता है। यह प्लान कब आया था? तो स्पेसिफिकली पूछा जाए तो 4 जून 1945 को यह भारतीयों के सामने पेश किया गया था। ठीक, अब इस योजना में क्या सुझाव दिए गए थे? वेवेल प्लान के अंदर मुख्य रूप से क्या क्या बातें कही गई थी? तो इस प्लान में कहा गया था कि वायसराय का जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारतीय होंगे। साथ ही इसमें कहा गया था कि परिषद में, जो कार्यकारिणी परिषद है, परिषद में भारतीय अधिक होंगे। ठीक है, भारतीय अधिक होंगे। ठीक, इसके अलावा इन्होंने कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों की संख्या बराबर की जाएगी। इसी परिषद में हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर की जाएगी। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम जो है वो इस परिषद में, या वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है, ये बराबर होगी। हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर होगी। ठीक, इसके बाद में इन्होंने एक और चीज़ का जिक्र किया था। इन्होंने कहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान निर्माण भारतीयों द्वारा किया जाएगा। ठीक है, संविधान निर्माण भारतीयों द्वारा किया जाएगा। भारतीयों द्वारा किया जाएगा। ये चाहते थे कि एक गलती जो पहले ही अंग्रेज कर चुके थे, ठीक है, कौन सा? साइमन कमीशन के टाइम जो हल्ला हुआ था, साइमन कमीशन को भारत वापस भेजने का जो प्रयास किया था। क्योंकि पहली चीज़, वहाँ पे सारे लोग गोरे थे, मतलब सारे लोग जो है वो ब्रिटिशर्स थे, और दूसरी चीज़, भारत के किसी भी व्यक्ति से कोई सजेशन नहीं लिया गया था। इसी चीज़ को, ऐसे किसी कन्फ्लिक्ट को, विवाद की स्थिति को दूर रखने के लिए, उससे बचने के लिए लॉर्ड वेवेल ने ये कहा कि संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, और इसी के लिए ही एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है
इसको कहा जाता है शिमला सम्मेलन। ठीक है, शिमला सम्मेलन। इसी योजना को एग्जीक्यूट करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, इसको कहा जाता है शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन का आयोजन। ठीक है, तो हमने ये देखा कि किस तरीके से भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहे थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त हुए हैं। 1943 में कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं घटी हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब खत्म हुए हैं, तो 1944 के आसपास खत्म हुए हैं, और यहीं पे सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला दिया जाता है। उसके बाद में लॉर्ड वेवेल के द्वारा एक प्लान प्रस्तुत किया जाता है, जिसको कि हम किस नाम से जानते हैं, वेवेल प्लान के नाम से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक और देखते हैं इसी के बाद में, कि वेवेल प्लान के बाद में जो शिमला समझौता हुआ था या शिमला सम्मेलन हुआ था, इसमें कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई थी। ठीक है, तो इस समय जैसे कि मैंने बताया कि वायसराय कौन थे, लॉर्ड वेवेल। ठीक, और इन्हीं के जो एक डॉक्यूमेंट पेश किया गया था, जिसमें कि ये सारे पॉइंट्स बताए गए थे कि भारत में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय अधिक होंगे, हिंदू मुसलमानों की संख्या इसी परिषद में बराबर की जाएगी, संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा किया जाएगा। ये सारे पॉइंट जिस डॉक्यूमेंट में थे, उसी डॉक्यूमेंट में या इन सारे पॉइंट्स के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए ही एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसको कि शिमला सम्मेलन के नाम से जानते हैं। ठीक, भारत के कई प्रमुख नेता जो हैं वो इसी शिमला सम्मेलन में भाग लेते हैं। ये शिमला सम्मेलन स्पेसिफिकली पूछा जाए कि कब हुआ था, तो ये जून में ही हुआ था। ठीक है, 4 जून 1945 को वेवेल प्लान रखा गया था, और जून 1945 में ही ये शिमला सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इसमें जो प्रमुख रूप से जो नेता भाग लिए थे भारत में, जो कांग्रेस के प्रमुख नेता इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किए थे, इनमें थे जवाहरलाल नेहरू जी थे, सरदार पटेल जी थे, जिन्ना मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना इसमें शामिल थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से भी एक व्यक्ति हैं, ये भी इसमें शामिल थे। ठीक, ये सभी प्रमुख नेता थे जो कि इस शिमला सम्मेलन में शामिल थे। लेकिन अंत में एक डिबेट छिड़ गया कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है, उसमें 12 भारतीय होंगे और 2 अंग्रेज होंगे। ठीक है, इस शिमला सम्मेलन में जो अंत में जो निष्कर्ष निकल के आया वो ये था कि कार्यकारिणी परिषद में, कार्यकारिणी जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है, जिसके सुझाव के आधार पर वायसराय भारत के लिए डिसीजन लेगा, तो इस कार्यकारिणी परिषद में इन्होंने कुल 14 लोगों के लिए सीट आरक्षित करके रखे हुए थे। मतलब 14 लोग जो है वो इसमें काम करेंगे। इस 14 में से 2 लोग अंग्रेज होंगे। ठीक है, उन्होंने बताया कि इस 14 में से 2 अंग्रेज होंगे और 12 भारतीय होंगे। ठीक है, 12 इसमें भारतीय होंगे, 12 भारतीय। इन 12 भारतीय लोगों में से भी 6 जो है वो कांग्रेस की तरफ से आएंगे और 6 मुस्लिम लीग की तरफ से आएंगे। 6 लोग मुस्लिम लीग की तरफ से और 6 जो है वो कांग्रेस की तरफ से आएंगे। ठीक है, ये सजेशन दिया गया था वेवेल प्लान में। लेकिन अब मुस्लिम लीग में जब ये प्रपोजल रखा गया तो उन्होंने शुरुआत में तो इसको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है 6 लोग मुस्लिम लीग से आएंगे, 6 लोग कांग्रेस की तरफ से आएंगे। लेकिन इन्होंने एक और शर्त क्या रखी कि कार्यकारिणी परिषद में जो भी मुसलमान व्यक्ति होगा वो केवल और केवल मुस्लिम लीग की तरफ से आएगा। असल में यहाँ पे कांग्रेस ने एक व्यक्ति का, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को अपनी तरफ से शामिल कर लिया था। ठीक है, कांग्रेस ने क्या किया था, एक मुस्लिम व्यक्ति थे कांग्रेस के, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनको भी कार्यकारिणी परिषद में शामिल करवा लिया था। लेकिन किसकी तरफ से, तो कांग्रेस की तरफ से। और मुस्लिम लीग के जो लोग थे वो ये चाहते थे कि अगर कार्यकारिणी परिषद में कोई भी मुसलमान व्यक्ति है तो वो केवल और केवल मुस्लिम लीग के अंदर से ही या मुस्लिम लीग के द्वारा बताया गया कोई मुसलमान व्यक्ति ही यहाँ पे इस ग्रुप में काम करेगा। लेकिन कांग्रेस ने अपनी तरफ से एक मुस्लिम व्यक्ति को नॉमिनेट कर दिया था। इसी वजह से मुस्लिम लीग जो है वो यहाँ पे नाराज़ हो गया था और अंत में वापस से मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में झगड़ा बढ़ जाता है और बाद में ये जो पूरा का पूरा प्लान था, वेवेल प्लान है, ये असफल हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्लान था ये कैसा हो जाता है, असफल हो जाता है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग जिद पे अड़ गया था कि कोई भी मुसलमान व्यक्ति जो कार्यकारिणी परिषद में काम कर रहा है वो केवल और केवल मुस्लिम लीग की तरफ से ही जाएगा। ठीक है,
कांग्रेस की तरफ से नहीं जाएगा। लेकिन कांग्रेस भी अड़ गया। भाई कांग्रेस एक सर्वधर्म समभाव वाली स्थिति को लेकर के चल रहा था, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी प्रकार के लोग कांग्रेस में शामिल थे। उन्होंने अपने ग्रुप से एक मुस्लिम व्यक्ति को नॉमिनेट कर दिया, लेकिन ये चीज़ मुस्लिम लीग को डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था, ठीक है। और इसीलिए मुस्लिम लीग ने क्या किया, एक वीटो लगा दिया और ये जो पूरा का पूरा वेबल प्लान था ये असफल हो जाता है, इसको लागू नहीं किया जा सका, ठीक। इस तरीके से हमने आज की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे चर्चा किया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में ब्रिटेन में होने वाले कुछ आम चुनाव की चर्चा करेंगे। 1945 के आसपास ब्रिटेन में जो इलेक्शंस थे वो शुरू हो चुके थे और वहाँ पे प्रधानमंत्री बदल गए थे। उसके बाद में भारत में जैसे ही ब्रिटेन में आम चुनाव होते हैं, भारत में कैबिनेट मिशन भेजा जाता है और भारत की आज़ादी का जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में भारत में एक एंटरिम गवर्नमेंट का अंतरिम सरकार गठन किया जाता है। भारत में संविधान लिखने की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है और अगस्त 1947 में फाइनली भारत आज़ाद हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम भारत की आज़ादी तक की चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।